अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ए न्यू वीडियो फॉर कनाडा वीज़ा। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बताऊंगा कि मैंने कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा 10 साल का कैसे लिया। तो 10 साल का अगर कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा आपने लेना है तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करें। होपफुली इंशाल्लाह जो है ना आप भी 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा ले लेंगे। मैंने कनाडा का 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा 2018 में लिया था, जिसकी वैलिडिटी 2028 तक है। तो मुझे बहुत सारे लोग जो है ना वो बार बार पूछ रहे थे कि कनाडा का वीज़ा हम लोगों ने कैसे लेना है, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या टेक्निक है और वो कितने का मिलेगा और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं उसकी एक वीडियो बना ही देता हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो आपको पासपोर्ट कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और आपकी जो है ना फ़ीस कितनी है। तो सबसे पहले अगर आपको 10 साल का कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 10 साल की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो जितने साल का आपका पासपोर्ट वैलिड होगा उतने साल का आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप आज अप्लाई कर रहे हैं और आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर 2 साल की है तो अगर आपको वीज़ा मिलेगा तो 2 साल का मिलेगा, और अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 ईयर्स है तो 6 साल का मिलेगा, और अगर 10 साल है तो 10 साल का मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये ज़हन में रखना है कि जितने साल की आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी होगी उतने साल का आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेहतर है कि आप अपनी पहले वैलिडिटी देखें, और अगर आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है तो रिन्यू करवाएं 10 साल का, और उसके बाद आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि कनाडा के वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कनाडा के वीज़े के लिए आपको जो है ना वो कंपनी का लेटर चाहिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस का प्रूफ चाहिए, आपको आपका इकामा या रेजिडेंट ID चाहिए, आपको ट्रैवल हिस्ट्री अपनी दिखानी है। अगर आपके पास US का वीज़ा है और अगर आपने US में ऑलरेडी विजिट किया, दैट विल बी ए वेरी गुड प्लस पॉइंट, ठीक है। तो वो चाहिए आपको। उसके अलावा जो है ना आपको कुछ फॉर्म्स हैं वो फिल करने हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा बताऊंगा कि जो है ना आपने अपना फॉर्म कैसे फिल करना है और कहाँ से आपने फॉर्म फिल करना है। और कनाडा के जो टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस है उसकी फ़ीस $100 कैनेडियन जो है ना टूरिस्ट वीज़े की फ़ीस है, जो कि अराउंड 13-14 हज़ार पाकिस्तानी रुपीज़ बनती है। और उसके साथ अगर आपने 10 साल के अंदर बायोमेट्रिक्स नहीं करवाया कनाडा के वीज़ा के लिए तो आपको दोबारा बायोमेट्रिक्स करवाना पड़ेगा, यानी आपको बायोमेट्रिक्स करवाना पड़ेगा। उसकी फ़ीस तकरीबन 11,000 है। तो टोटल फ़ीस आपकी 24 से 25 हज़ार में आपको 10 साल का कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिल सकता है अगर आप अप्लाई करें तो नॉर्मली मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग जो है कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा डन बेसिस पे भी अरेंज करके दे रहे हैं। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख रुपए अभी जो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन व्हाट आई प्रेफर कि आप खुद अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके सबमिट करें, और अगर आपको 25,000 रुपये में वीज़ा मिल जाता है दैट्स वेरी गुड। आपको एजेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और आपको तमाम जो है ना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। और उसके बाद जो है ना आपको स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, जिसमें आपका पासपोर्ट, ट्रैवल हिस्ट्री का प्रूफ, कंपनी का लेटर या जॉब का प्रूफ, उसके अलावा जो है ना आपकी फैमिली की डिटेल्स, ये सारी की सारी जो है ना वो आपको अटैच करनी है। तो चलिए फिर चलते हैं सिस्टम के ऊपर, और सिस्टम के ऊपर जो है ना थोड़ा सा हम लोग फॉर्म फिल करके देखते हैं कि हमने कनाडा का जो है वो कैसे फॉर्म फिल करना है टूरिस्ट वीज़ा के लिए। जी गाइस, तो सबसे पहले अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना है तो ये आपके पास लिंक है canada.ca.en/immigration-refugees। ये जो है ना पूरा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। इस डिस्क्रिप्शन पे जाके आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो वो आप उसको से लॉगिन कर लें, नहीं तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें। कुछ थोड़ा सा ट्रैवल की कोविड के अंदर जो है ना वो रिस्ट्रिक्शन और उसके रूल्स वगैरह सारे इसमें बताए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। एनी हाउ अगर आपने न्यू वीज़ा अप्लाई करना है तो इधर आ रहा है डू यू हैव एन अकाउंट और नो। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने रजिस्टर करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इधर से साइन इन कर सकते हैं। एनी हाउ मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप नया अकाउंट क्रिएट करने लगे तो आप जाएंगे रजिस्टर अकाउंट के ऊपर। तो रजिस्टर अकाउंट पे जाके आपको अपने अकाउंट की कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। GCKey का आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये कुछ इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है तो वो मैं दूंगा तो साथ साथ आपको पता चल जाएगा। तो आपने रजिस्टर विद GCKey अकाउंट पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। इस पर क्लिक किया तो इधर से आपसे पूछा जी साइन अप। आपने सिक्योर सिंपल एक्सेस के लिए अपना अकाउंट साइन अप क्रिएट करना है
इसके ऊपर हम लोग गए, इधर इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही हैं। नॉर्मली आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ता, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आपने इसको आई एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप आई एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ही आप अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। इधर आपको अपना यूज़र नेम देना है, तो जो भी आप यूज़र रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 8 करैक्टर से 16 करैक्टर्स के दरमियान में होना चाहिए, और इसमें स्पेशल करैक्टर कोई नहीं होना चाहिए, और 9 डिजिट्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नो मोर देन 7 डिजिट्स, 7 से ज़्यादा उसके अंदर डिजिट्स नहीं होने चाहिए। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसका रख लिया है अबैद 1212, अबैद 1212 मैंने अपना यूज़र नेम रख रहा हूँ, इसको मैंने किया है क्रिएट। अब वो चेक करेगा, अगर ऑलरेडी इस नंबर से है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद जो है आपको अलाउ कर देगा। अगर ऑलरेडी उस नेम से यूज़र होगा तो आपको अलाउ नहीं करेगा, अदरवाइज़ वो आपको अलाउ कर देगा। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका कोई भी पासवर्ड रख सकता हूँ। तो पासवर्ड क्रिएट जब करेंगे तो ये जो है ना इसकी पासवर्ड की चेकलिस्ट है, ये सारे के सारे ग्रीन होने चाहिए, 8 to 16 होना चाहिए, 3 कंसेक्टिव वर्ड्स नहीं होने चाहिए यूज़र नेम में से, तो वैलिड कैरेक्टर्स होने चाहिए, लोअर लेटर, अपर लेटर्स और डिजिट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये मैंने इसका एक पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। उसके बाद जो है ना ये आपका पासवर्ड सेव कर रहा है। उसके बाद ये आपसे रिकवरी क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपको क्या रिकवरी क्वेश्चन देंगे। फॉर एग्जांपल मैं जो सा है हनीमून की जो है ना वो प्लेस लिख देता हूँ, वेयर डिड आई गो फॉर माई हनीमून, तो मैं इधर लिख देता हूँ लाहौर, या मैं लिख लेता हूँ स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, तो ये मैंने स्विट्ज़रलैंड लिख दिया है। मैं लिख देता हूँ इंटरलेकन इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है जी। मेमोरेबल पर्सन बताएं, ऐसा पर्सन जिसको आप मेमोराइज़ कर सकते हैं, तो मैंने उसको लिख दिया है फॉर एग्जांपल कायद आज़म। इधर मेमोरी में आप लिख दें जी लीडर, क्या आपको पता हो लीडर, और उसकी कोई डेट लिख दें, कोई ऐसी डेट जो आपको मेमोराइज़ हो, तो उसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 2021/11/01। ये मतलब फॉर एग्जांपल इसमें मैंने जब यूएस का वीज़ा का इंटरव्यू था, यूएस वीज़ा इंटरव्यू, लाइक ये मैंने अपनी एक मेमोरेबल डेट लिख दी, मेमोरेबल पर्सन लिख दिया, और एक अपना मैंने रिकवरी क्वेश्चन लिख दिया। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद कह रहा है जी कि आपने इसको कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू करें, ये आपका यूज़र नेम है, उसने आपको आपका यूज़र नेम बता दिया है। उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू कर दिया। ये आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आप पढ़ लें और उसके बाद आप इसको कर लें आई एक्सेप्ट। टर्म्स एंड कंडीशंस के बाद आपसे आपका नाम पूछ रहा है, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस और प्रेफर्ड लैंग्वेज। सो फॉर एग्जांपल मैंने नेम बता दिया है अबैद, और लास्ट नेम मैंने बता दिया है फॉर एग्जांपल रहमान। ईमेल एड्रेस बता दिया मैंने फॉर एग्जांपल abad4you@hotmail.com। ठीक है, या मैं कह देता हूँ abad4you@gmail.com। ठीक है, और प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है ना, प्रेफर्ड लैंग्वेज मैंने इंग्लिश बता दी। इसके बाद मैंने इसको करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपसे सीक्रेट क्वेश्चंस पूछ रहा है, इधर आपने अपने सीक्रेट क्वेश्चंस बताने हैं, 4 सीक्रेट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स बताने हैं। तो मैं लिखता हूँ बिजनेस, व्हाट इज़ माई फॉर एग्जांपल बिजनेस। मैं कहता हूँ ओरेकल कंसल्टेंसी सर्विसेज। उसके बाद ये है कि दूसरा क्वेश्चन है कि वेयर इज़ माई हेड ऑफिस। मैंने लिख दिया जी लाहौर इन पाकिस्तान। व्हाट कंट्री आई विजिटेड फर्स्ट। मैंने लिख दिया सऊदी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। व्हेन आई विजिटेड यूएस फर्स्ट टाइम, इधर मैंने लिख दिया 2014। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये आपके पास आ गया, आपका एक अकाउंट क्रिएट हो गया।
अब जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जहाँ से आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। तो ये आ रहा है अप्लाई टू कम टू कनाडा। सो अप्लाई टू कम टू कनाडा में मैं गया, इसमें आपके पास जो है ना प्लीज़ एंटर द पर्सनल रेफरेंस कोड। अगर आपके पास कोई रेफरेंस कोड है तो ठीक है, अदरवाइज जो है ना आप उसके बगैर कर लें। तो इधर आपने बताना है आप कौन सा वीज़ा जो है ना वो चूज़ करना चाह रहे हैं। एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा है, या आप विजिटर वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया जी विजिटर वीज़ा, क्योंकि अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है तो आपको विजिटर वीज़ा चाहिए। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन द कनाडा, मैंने आपने लिख दिया जी विजिट, ठीक है जी। हाउ लॉन्ग यू आर प्लानिंग टू विजिट, टेम्परेरी लेस देन 6 मंथ। सो सिलेक्ट कोड दैट मैच, पासपोर्ट आपका कौन से कंट्री का, फॉर एग्जांपल मैंने चूज़ कर लिया इधर पाकिस्तान। उसके बाद है जी कौन से कंट्री में आप रह रहे हैं, मैं चूँकि सऊदी अरेबिया में रह रहा हूँ, जिस कंट्री में भी आप रह रहे हैं वो लिख देंगे। मैंने इधर सऊदी अरेबिया लिख दिया। डू यू हैव फैमिली मेम्बर हु इज़ इन कनाडा, कनाडा में आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या नहीं, मैंने लिख दिया नो। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो मैं डेट ऑफ बर्थ अपनी इधर लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ लिख दी, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ लिख दी। उसके बाद आपने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो आपको चेक करेगा कि आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। आप उसमें जो है ना बताएं कि आपने पहले उसमें रहे हैं कनाडा में कि नहीं, तो मैं लिख दिया जी नो। हैव यू लिव्ड इन द कनाडा एज ए परमानेंट रेजिडेंट, मैं लिख दिया नो। और लैंडेड इमिग्रेंट, मैंने कह दिया नो। उसके बाद जो है नेक्स्ट किया। इसमें कह रहा है जी आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विद ए वैलिड सिटीजनशिप, मैंने लिख दिया जी नो, ठीक है। उसके बाद जो सा है फाइंड आउट इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आपने अपना स्टेटस लिख दिया जी मेरा स्टेटस मैरिड है। व्हाट इज़ द प्रोविंस ऑन विच डेस्टिनेशन और द प्रोविंस यू वांट टू विजिट, ओंटारियो में मैं टोरंटो में विज़िट करना चाह रहा हूँ, मैंने वो प्रोविंस लिख दिया। उसके बाद वो बता रहा है जी कि योर रिज़ल्ट, वो कह रहा है जी बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट्स आपको जो है ना आप विजिट वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं और आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी फ़ीस ये होगी, और आप इस तरीके से जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपको वीज़ा मिल जाता है आप बाय एयर, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन और बाय बोट जो है ना वो विज़िट कर सकते हैं, और आपका वीज़ा 10 साल तक का हो सकता है, ठीक है। और प्रोसेसिंग टाइम डिपेंड करता है, क्योंकि कोविड की वजह से जो है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, या मतलब जल्दी भी हो सकता है। तो इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब ये आपके पास चेकलिस्ट है, ठीक है। अब मैंने इसको फिर नेक्स्ट कर दिया। आप पूछा व्हाट इज़ द मेन पर्पस, मेन पर्पस मैंने इसको टूरिज़्म चूज़ कर लिया। अगर आपने बिज़नेस के लिए जाना है तो आप बिज़नेस चूज़ कर सकते हैं, अगर आपने फैमिली में किसी रिलेटिव्स के पास जाना है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। तो मैं टूरिज़्म चूज़ करता हूँ। टूरिज़्म के अंदर जो है आपसे पूछा है जी कि कौन सी आपके पास जॉब है, आप जिस कंट्री में आप उधर कोई जॉब करते हैं कि नहीं, मैंने कहा हाँ मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। डू यू ओन ए बिज़नेस, अगर आपको बिज़नेस कर रहे हैं तो आप वो भी लिख दें, ठीक है, या आप नो लिख दें, ठीक है। उसके बाद है डू यू डिपेंड ऑन समवन फाइनेंशियल, आपने अपने टूर को खुद फाइनेंशियली सपोर्ट करना है या किसी और ने सपोर्ट करना है, आप लिखते हैं जी कि डू यू डिपेंड ऑन समवन, आपने लिखा है कि मैं किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप खुद ही अपना टूर प्लान करेंगे। हैव यू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़, आपने कुछ अदर कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है तो आपने लिख दिया जी यस, चूँकि मैंने किया है तो इसलिए मैं अपने आंसर्स लिख रहा हूँ। तो आप अपने जो भी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री या जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वो सारी की सारी आप इन्फॉर्मेशन इधर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है जी कि आपके साथ किसने जाना है, तो मैंने लिख दिया जी कि मेरे साथ कोई भी नहीं जा रहा फैमिली मेम्बर में से, मैं लॉन विज़िट करना चाह रहा हूँ। अगर आपके फैमिली के पर्सन आपके साथ विज़िट करना चाह रहे हैं तो आप वो चूज़ कर लें, ठीक है, यस, अदरवाइज़ नो कर दें। तो मैंने इधर से नो चूज़ कर लिया। उसके बाद लिखे जी हैव यू एवर कमिटेड, कोई आपके पास कोई चार्जेस तो नहीं है कोई क्राइम के या कुछ भी, तो मैंने कर दिया नो। उसके बाद आ रहा है जी कि मेडिकल एग्ज़ाम आपने IRCC के लिए पहले कोई किया कि नहीं किया लास्ट 12 मंथ्स में, तो मैंने कहा नो, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है जी आपने डू यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, आपने अकेली अपनी फिल करनी है या अपने फैमिली मेम्बर के लिए करनी है, तो मैंने अपने फैमिली मेम्बर के साथ में नहीं करनी, तो मैंने इसको कर दिया नो।
उसके बाद कह रहा है जी फाइंड आउट योर एलिजिबल टू अप्लाई, कह रहा है जी कि आपने पहले जो है आर यू गिवन समवन एक्सेस, आप खुद ही अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं या आपने किसी और को एक्सेस दी थी फॉर्म फिल करने के लिए। मैंने कहा मैंने अपनी एक्सेस किसी और को नहीं थी दी और मैं खुद ही फिल कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आपने पास्ट 10 ईयर्स में अपना बायोमेट्रिक्स करवाए हैं कनाडा के लिए कि नहीं, तो मैं कर देता हूँ नो। ठीक है, अगर आपने नहीं करवाए हुए तो आप कर दें नो। अगर आपने पहले सबमिट किया है कनाडा का वीज़ा जो माइट भी रिजेक्टेड हो गया हो या अप्रूव हो लेस देन 10 ईयर्स के लिए, तो आपके बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी उनके पास होंगे तो आप उसको येस कर सकते हैं। तो मैंने इसको नो कर दिया। उसके बाद जो है मेरे पास आ रहा है एलिजिबिलिटी, इसको चेक करने के लिए कि आप फ़ी की एग्जम्पशन आपके पास है या नहीं है। तो मैंने लिख दिया जी कि नो आई एम यस आई एम पेइंग, आई विल पे माई फ़ी। ओके, फीस आपने इसकी पे करनी है उसकी। और उसके बाद है जी आर यू एबल टू मेक ए डिजिटल कापी, वो ये पूछा जी आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ मेरे पास डिजिटल कापी है, क्योंकि वीज़ा आप दो तरीके से सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और VFS के थ्रू भी कर सकते हैं। आई प्रेफर कि आप ऑनलाइन करें और तमाम डॉक्यूमेंट जो है ना इधर से सबमिट करवा दें। तो इस तरीके से जो था ना मैंने भी इसी तरीके से किया था। अब यह है कि आपको मास्टर कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी, आपके पास मास्टर कार्ड अवेलेबल है या नहीं है। तो मैंने कह दिया जी हाँ जी मेरे पास मास्टर कार्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो और मैं उसके थ्रू फ़ी पे करूँगा। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद ये जितने आपसे क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर्स आप रिव्यू कर लें। अगर किसी में कोई चेंज करना तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये पेंसिल का बटन बना हुआ है अपडेट करने के लिए, जिसको भी आपने चेंज करना है आप उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद जो है ना आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने लगे। ये कुछ एप्लीकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो अटैच करने हैं और फ़ी पे करनी है। ये 4 स्टेप्स के अंदर जो है ना आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ठीक है, अकाउंट जो कि आप हमने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, एप्लीकेशन को सेव करेंगे। एप्लीकेशन जो है ना 60 डेज़ के अंदर आपको सबमिट करनी होती है। उसके बाद आपको अटैच डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं जो कि PDF, JPG, TIFF, डॉक फॉर्मेट्स में हो सकते हैं और उसके बाद आपने इसको फ़ी पे करनी है। उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। जब मैं कंटिन्यू करता हूँ तो ये फॉर्म है, सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। ठीक है, इधर से आप IMM 5257 एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको आप ओपन करें विंडो के अंदर और इसको फिल करके तो सबमिट करवा दें। तो ये मेरे पास कोई एक्रोबैट का मसला आ रहा है, तो वो आप इसको जो है ना आपके पास होपफुली जो है ना ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके इसको अटैच करके उसको फिल करके जो है ना वो सबमिट कर दें। ठीक है, तो ये कुछ उसकी इंस्ट्रक्शन भी होगी कि आपने इस फॉर्म को कैसे कंप्लीट करना है। आप इस पे से जाके इसकी इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री। आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री सारी की सारी अटैच करनी है। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री पे जाके देखें तो वो बता रहा है जी आपने लास्ट 10 ईयर्स में कौन कौन से कंट्रीज़ में विज़िट किया है, उन सबका बताना है। आपने एंट्री एग्ज़िट की स्टैम्प्स बतानी है और उसके अलावा जो है ना आप स्टडी या वर्क परमिट्स अगर आपके पास कोई है तो वो आपने बताना है। और एक्सपायर्ड और वैलिड वीज़ा सारे के सारे आपने अटैच करने हैं और बोर्डिंग पासेस, ये सारे के सारी चीज़ें जो है ना वो आपको ट्रैवल हिस्ट्री को बताने के लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आपके पास USA का वीज़ा है तो उसकी क्लियर स्कैन कॉपी आपको दे दें ताकि ये भी बड़ा उसके लिए हेल्पफुल साबित होगा आपके वीज़ा के डिसीजन में। इफ़ यू आर लिविंग आउटसाइड योर कंट्री ऑफ द सिटीजनशिप प्लीज़ सबमिट द इमिग्रेशन स्टेटस। लाइक अगर आप सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं या आप UAE में रह रहे हैं तो आप अपना सऊदीया का इकामा या आप अपना UAE का जो है ना वो क्या कहते हैं एमरेट ID जो है ना वो साथ अटैच करके साथ सबमिट कर दें। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट जो है वो स्कैन करके देना है। प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। फाइनेंशियल सपोर्ट में जो है ना ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं जिसमें आपके बैंक स्टेटमेंट है पास 4 मंथ्स की, बैंक ड्राफ्ट जो भी आपके पास पैसे हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर है, प्रूफ ऑफ एसेट्स और बिजनेस है, प्रूफ ऑफ पेमेंट्स है। अगर आप किसी भी तरीके से आपको पेमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, किस तरीके से आप जिस भी तरीके से आपने अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है वो सारे के सारे प्रूफ जो है ना वो आप इधर अटैच करेंगे। उसके बाद आपको एक डिजिटल फ़ोटो अटैच करनी है और जो है ना आपको अपना आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल करना है।
पर्पज़ ऑफ ट्रैवल के अंदर जो है ना आपको कनाडा की फ़्लाइट टिकट चाहिए, आपको कनाडा में कहाँ कहाँ पे जाना है। अगर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो मेडिकल की अपॉइंटमेंट चाहिए, और अगर आपने जो सा है टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो आपको होटल बुकिंग्स वगैरह जो है ना वो सारी की सारी इसमें अटैच करनी है, ठीक है। और फैमिली इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको अपने फैमिली से रिलेटेड जो है ना वो तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन अटैच करनी है, और ये फॉर्म साथ फिल करना है। तो ये तमाम की तमाम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप इधर फिल करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100 कैनेडियन डॉलर इसकी फ़ीस है, जो कि तकरीबन 13,000 पाकिस्तानी रुपीस बन रही है। और उसके अलावा बायोमेट्रिक्स की फ़ीस आपको 85 कैनेडियन डॉलर पे करनी पड़ेगी, जो कि टोटल 185 बनेगी। तो 185 कैनेडियन डॉलर तकरीबन पाकिस्तानी 24 से 25,000 रुपये का होगा। और ये कि सारे का सारा जो है ना फ़ी पे करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। तो उसके सबमिट करने के बाद कुछ दिन के बाद जो है ना आपको ईमेल आ जाएगी, जिसमें आपको बायोमेट्रिक्स के लिए वीएफएस के सेंटर में जाना पड़ेगा। उधर जाके आप वीएफएस के सेंटर में जाके अपने बायोमेट्रिक्स दे दें, और उसके कुछ दिन के बाद जो है ना वो आपका वीज़े के लिए कंफर्मेशन आ जाएगी। और उसमें फिर आपको अपना पासपोर्ट जो है उधर बायोमेट्रिक्स के साथ ही सबमिट करना होगा, और फिर होपफुली जो है ना वो आपको वीज़ा स्टैम्प करके लाइक 1 वीक के अंदर आपको दे देंगे। तो ये तमाम प्रोसीजर मैंने किया, जिससे मुझे 10 साल का जो है ना वो वीज़ा मिल गया, जो कि मुझे वीज़ा मिला 2018 के अंदर, जो कि 10 साल के लिए वैलिड है। तो होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए जो है ना वो हेल्पफुल साबित होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको इससे हेल्प मिलती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में मौजूद घंटी का बटन दबा दीजिएगा, ताकि हर आने वाले नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।